और आज हम बात करेंगे क्या मूल अधिकार के अंदर संशोधन किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हाल ही के अंदर कुछ समय पहले भी मूल अधिकार में संशोधन किए गए थे, है ना। विभिन्न प्रकार के आपके सामने केस भी देखे थे आपने, है ना। उसके अंदर वो सारे केस थे वो मूल अधिकार से संबंधित थे और उसके अंदर संशोधन किया गया था। और वो क्यों किया गया था उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। मूल अधिकारों में संशोधन, है ना, हो सकता है क्या। है क्या आज की हमारी संपूर्ण क्लास इस पर रहेंगी और इसके अंदर ही आएगा केशवानंद केस, है ना। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य केस, वही इसके अंदर आएगा। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, वो भी इसके अंदर आएगा। शंकरी बनाम भारत संघ केस, वो भी इसके अंदर आएगा। सारे का सारे केस थे वो इसके अंदर आएंगे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस, वो भी इसके अंदर आएंगे। सारे देखेगा उन्होंने ये जो सारी प्रक्रिया थी वो मूल अधिकार को डिफेंड करती थी कि उन्होंने टाइम पर ये बात साबित की थी कि मूल अधिकार में संशोधन किस प्रकार किए जा सकते हैं। और उसी के बीच में सरकार ने किस प्रकार मूल अधिकारों के अंदर संशोधन करने की कोशिश की थी, उसके बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहली तो बड़ी बात यह है कि मूल अधिकार के अंदर संशोधन होने की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो देखते हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और उसके बावजूद संविधान है वो 1950 में लागू हो गया, ठीक है। और जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो धीरे धीरे वोटिंग होने लगी और सरकारें बनने लगी। और सरकार बनने के बाद में सरकार ने कुछ अपनी योजनाएं चलाना शुरू की थी, जिसका माध्यम ये था जो प्रत्येक गरीब व्यक्ति है उसके लिए हित के अंदर काम किया जाए। भी राजाओं का क्या नाम था, जमींदार प्रथा थी। उसके अंदर क्या होता था कि भाई जमींदार के पास ज़मीन होती थी सारी, जो किसान वगैरह थे उनके अधीन काम करते थे, खेत करते थे, उनको केवल थोड़ा बहुत ही सब मिल जाता, ऐसा काम था। और धीरे धीरे सारी किसानों की ज़मीन थी वो जमींदार के पास में होती थी। अब आगे क्या किया है कि सरकार ने एक योजना निकाली कि भाई अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के प्रति सब समान है। यानी कि कानून इस प्रकार कानून नियम बनाएगा जिसके प्रति हर व्यक्ति समान होना चाहिए। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 16 भी काम करेगा, अनुच्छेद 19 भी काम करेगा। वो सारे इस काम में करेंगे, हाँ जनता के प्रति कुछ है ना, जनता के हित में काम होना चाहिए, जनता के कल्याणकारी काम होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कोई गरीब जनता थी उसके तो कल्याणकारी काम हो रहे हैं और जो धनी व्यक्ति थे, अमीर लोग थे, उनके विरोध में काम हो रहे थे। तो ये सारी जो रोड़ा मोड़ा था, है ना, जो सारी ये रचनाएं थी, मतलब कि रड़े मिले थी, उसके जो अंदर जो घटनाएं किस प्रकार अपना रूप परिवर्तन करती हैं उसके बारे में देखना है हमको। तो सबसे पहले सरकार ने योजना चलाई जिसके माध्यम से एक संविधान के अंदर तुरंत ही संशोधन किया गया था 1950 के बाद 1951 के अंदर, संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है। इसमें सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसमें क्या किया, जिसके पास भूमि अधिक है उसी भूमि लेकर गरीबों को बांटना, यानी कि भूमि निश्चित कर दी। मतलब कसाब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए, अनुमान लगाते हैं कि भाई एक व्यक्ति 50 बीघा जमीन रख सकता है। कितना? 50 बीघा। अब इसका एकड़ होगा, मतलब कि 20-25 इतना एकड़ हो सकता है, ठीक है। 50 बीघा जमीन रख सकता है। और यदि इससे ज़्यादा उसके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। क्यों साहब? ये आप कैसे कर सकते हैं जब्त? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अनुच्छेद क्या कहता है,
हम बार बार बात करेंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, अनुच्छेद इसलिए आपको याद होना चाहिए। जो भी अनुच्छेद मैं दिखाता हूँ, हम जितनी भी हमारी क्लास है, लगभग अभी क्लास कितनी चल रही होगी, 28वीं क्लास होगी, और क्लास लगभग कम चलेगी, लगभग 200-300 के आसपास क्लासें पार हो सकती हैं, ठीक है ना। ये हमारा मेरा अनुमान है, 200-300 के पार हो सकती हैं क्लासें। तो उसके अंदर हम विशेष बात ध्यान हमको ये रखनी है कि सारे अनुच्छेद यही बात करेंगे। अनुच्छेद 355 अनुच्छेद है, बाकी वैसे तो खूब अनुच्छेद है, लेकिन 355 है, बाकी उसके अंदर संशोधन करके इसके अंदर शामिल किए गए, आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। और यही 355 अनुच्छेद घूम फिर के ये इधर हमारा काम करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के प्रति सब समान है। इसका मतलब आप जितने भी नियम वगैरह निकालते हैं वो सरकार के मतलब कि जनता के कानून के प्रति सब समान है, यानी कि जो नियम निकाला वो सबके लिए बराबर, मतलब कि सबके लिए लागू होता है, ठीक है, सबके लिए लागू होता है। अब 16वीं बात यही करता है, 19वीं बात यही करता है, क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संघ करने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, फिर कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, फिर संपत्ति रखने का अधिकार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, संपत्ति रखने का अधिकार, अंत में क्या आ गया, रखने का अधिकार। और मैं क्या बोल रहा, यही बोल रहा हूँ, बाकी कोई दूसरी बात कर नहीं रहे। अब एक तो ये बोल रहा है, ठीक है ना, एक और क्या बोल रहा है, 31 क्या बोलता है, संपत्ति रखने का अधिकार, वही ये कहता है संपत्ति। दोनों में अंतर है भाई, एक बात ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको। संपत्ति रखने का अधिकार जो इस बारे में बात बताता है, वही तो बताने का तरीका होता है ना। जो आपकी छोटी मोटी चीजें होती है, अब आप दिमाग में यही चला कि ये भी संपत्ति का अधिकार है, ये भी संपत्ति का अधिकार है, ये 19 के अंदर है, मतलब 19 के चर के अंदर, उसके अंदर है ना, उसके अंदर 19 जो 7वां है ना, अंत में वो उसके अंदर है, और ये 31 के अंदर है। लेकिन साहब ये क्या है, संपत्ति यहाँ पर है, संपत्ति यहाँ पर है। यहाँ पर संपत्ति है व्यक्तिगत संपत्ति, जिसने अपने इच्छा से कुछ जमीन खरीदी है, अपने दम पर जमीन खरीदी है, वो संपत्ति आती है अनुच्छेद 19 के अंदर। और ये संपत्ति आती है जो परंपरा के शरीर थे ना, वो पूर्वज के, पिताजी की संपत्ति थी, दादाजी की थी, है ना, परदादा की थी, वो पूरी मतलब पहले के ज़माने की जो संपत्ति उनके पास में है, जो पूर्वज की संपत्ति है, वो आती है संपत्ति। अब तो कोई डर नहीं है ना, नहीं है ना डर, चलो ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कौन सा अटैक करता है अनुच्छेद, उसके बारे में बात करेंगे। बात ये करता है कि इन्होंने बात बोल दी कि जिसके पास भूमि अधिक है वो भूमि जब्त करेंगे और गरीबों को बांटेंगे। तो तुरंत ही यहाँ पर अनुच्छेद लागू हो जाता है 19, और एक अनुच्छेद लागू हो जाता है 31। साफ करते क्या है ये कहता है मूल अधिकार है हमारा, क्या है, मूल अधिकार है हमारी संपत्ति की, हमारी सुरक्षा करने का ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये मतलब कि न्यायालय की जिम्मेदारी है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अनुच्छेद किसके बाद, अनुच्छेद 32 के तहत ये हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुनेगा, और वो 5 याचिका में से एक याचिका हमारे तरफ दायर करेगा। 5 प्रकार की वो याचिका दायर, 5 प्रकार की याचिका दायर कर सकता है, उनमें से एक याचिका वो हमारे प्रति दायर करेगा, यानी कि जो भूमि के प्रति है उस वो प्रति एक दायर करेगा। तब सरकार को लगा यार ये तो बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसके अनुकूल बना था, और धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन किस प्रकार आया था वो तो एक भविष्य के बारे में तो कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखा था, लेकिन इस विशेष बात को ध्यान में नहीं रखा था, हाँ भविष्य में इस प्रकार हो सकता है, इसलिए उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया रखी थी। अब इनमें से एक व्यक्ति थे शंकरी, ठीक है, कौन थे, शंकर थे, शंकरी बनाम, जो ये तो शंकरी नाम था, और जो केस बना था वो तो शंकरी बनाम भारत संघ मामला 1951 में, ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई भूमि एक निश्चित 50 बीघा भूमि कोई व्यक्ति रख सकता है, यदि उसके पास ज़्यादा भूमि नहीं है तो वो सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और वो जनता को बांट दी जाएगी जिसके पास भूमि नहीं है। तो जो सरकार ने ये काम किया था
है ना, काम किया था ना, वो उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित आता है कि उसका सरकारी दायित्व बनता है कि किस प्रकार वो अपने जनता के हित के अंदर काम कर सकता है, जनता के कल्याणकारी काम कर सकता है। वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, उसके तहत उन्होंने ये काम किया था। लेकिन हमारे यहाँ मूल अधिकार इस पर अपना पैर पसारता है कि नहीं, आप इस प्रकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये संकरी बनाम भारत संघ मामला जो संकरी थी, ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हजूर हमारा जो ये अधिकार है वो खतरे में है। कौन सा अधिकार? 19 खतरे में है, 31 खतरे में है, 14 ये खतरे में हमारे हैं। तो आप क्या कह इनके प्रति आप याचिका दायर कीजिए, और हमारे ये मूल अधिकार है, एक संपत्ति रखने का अधिकार है, आप इसके प्रति कुछ न कुछ काम कीजिए। किस प्रकार अधिकार है? तब संकरी बनाम ने कहा था कि अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि मूल अधिकार से संबंधित, मूल अधिकार कितने हैं? 13(2) कहता है मूल अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। इसके संबंधित 13(2) ये कहता है कि वह मूल अधिकार से संबंधित कोई भी सरकार संशोधन करती है या कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी अधिवेशन पास करती है, यदि कोई भी मतलब कि अधिनियम पास करती है, तो वो मूल अधिकार से संबंधित खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। ये क्या कहता है? 13(2) कहता है। मतलब अभी तक समझे नहीं, अभी और समझाता हूँ वापिस। 13(2) ये कहता है भाई कि जितने भी मूल अधिकार है, हमारा 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, और उस अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, और वो संविधान में संशोधन करेंगे तब वो अनुच्छेद 13(2) के माध्यम से वो मान्य नहीं होंगे। मतलब ए नाम का व्यक्ति है, द्वितीय से समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ आने वाले, मेरे को लगता नहीं कैसे समझ में आ जाएगा। वो ए है, ये बी है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है? बी जो भी काम करेगा, ठीक है ना, बी जो भी काम करेगा वो काम ए के हित में नहीं होगा, है ना। बी जो भी काम करेगा वो ए के हित में नहीं होगा, तो वो ए के हित में नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। आप तो समझे? मतलब ये है कि बी जो भी काम करेगा, यदि वो ए को पसंद नहीं आए तो वो क्या हो सकता है? रद्द हो सकता है। अब समझ भाई, अब आ गई वही बात 13(2) कहता है। संकरी बनाम भारत संघ मामले ने ये बात बोली थी कि हुजूर अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में जो संशोधन किया जाता है, तो वो संशोधन यदि मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है, खरोच पहुंचाता है, तो वो अधिकार क्या हो जाएगा? मतलब कि अधिनियम क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। वो विधि बनाने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तब उच्चतम न्यायालय ने ये बात सोची और विचार करके बताया कि आप जो बात बोल रहे हैं वो अधिकार के संबंधित तो ठीक है, लेकिन विधि होती है। क्या होती है? विधि होती है, और संशोधन होता है। किसने बोला? ये उच्चतम न्यायालय ने बोला कि विधि होती है, संशोधन होता है। इस बात में ये साबित होती है कि मछली होती है ना, और मगरमच्छ होती है, उसमें भी अंतर होता है। मछली की एक सीमा होती है, मगरमच्छ एक मगरमच्छ होता है, मछली होती है। इसका मतलब होता है कि मगरमच्छ मछली का सामना नहीं कर सकती। हाँ, जहर उसमें भी होता है, लेकिन उसका सामना नहीं कर सकती। इसका मतलब यही होता है कि हमें उदाहरण दिया, इसके प्रति किसी प्रकार का कोई ऐसा पर नहीं होना चाहिए कि भाई संविधान के प्रति इस प्रकार की गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक समझाने की तो बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी बात है कि एक विधि होगी और एक संशोधन होगा। संशोधन बहुत बड़ी चीज़ है, विधि इसमें छोटी चीज़ है। यदि संशोधन हो रहा है तो संशोधन होगा, विधि इसमें किसी प्रकार काम नहीं करेगी। तब ये केस हार गए थे, जो संकरी बनाम भारत संघ मामला था, और ये केस लागू हो गया था। मतलब कि ये जो परिवर्तन है वो सही थे, मतलब कि सही साबित हो गया कि भाई संविधान में संशोधन करते हैं, मूल अधिकार में यदि संशोधन करते हैं तो सही माननी है, वो सही बात है। इस पर विधि में खरोच नहीं होगी, ऐसा सारा काम होते हैं। भूमि है ना, जो गरीब, तो फिर गरीब का क्या मतलब रहेगा? फिर गरीब का मतलब क्या रहेगा? हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है ना, कार का नाम, बड़े कार का नाम काम ना कराना, बला श्रम नहीं कराना। जब जमीन इनके पास होगी तब बला श्रम अपना आप ही नहीं होगा।
काम मतलब कि कार का नेतृत्व में काम नहीं होगा। मूल अधिकार पे ये भी होता है ना, मूल अधिकार ये भी है, मूल अधिकार ये भी है तो दोनों ही मूल अधिकार। अब जब ये दोनों ही मूल अधिकार हैं, यदि इसमें कुछ खरोच पड़ रही है, इसको फायदा हो रहा है कुछ, अब जो बात आती है कल्याण का संबंधित बात आती है तो फिर काम तो ये काम करेगा ना। इसलिए बोला विधि विधि होती है और संशोधन संशोधन होता है। अब इस चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये भाई जी पॉलिटिकल है लाडी, ये हर चीज़ नहीं है जो समझ में आ जाए, आने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन लगातार कोशिश करेंगे आ जाएगी। क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज है वो कभी कभार क्लास देखते हैं तो समझ में नहीं आती है, मेरा कहता मैं खुद बोलता समझ में नहीं आती हैं, और जब आप लगातार नहीं देखें समझ आएगी नहीं, यदि लगातार देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी, क्योंकि रेगुलर हम कांटेक्ट में शामिल रहेंगे तो फिर अपना आप समझ में आ जाएगा। अब साहब ये बात करता था, लेकिन फिर इसमें क्या क्या, अब इन्होंने जो बात, जब ये केस हार गए थे और जो सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने जो ये बात कही थी वो सही साबित हुई थी, तो उन्होंने कुछ अनुच्छेद बनाए थे। वो बनाए थे 31 क 31 ख, ठीक है ना। अब 31 क में क्या था कि भाई 31 क में बात ये साबित थी क्या कि संविधान में जब संशोधन होता है ना, क्या होता है संविधान में संशोधन होता है, इसका मतलब ये है ऐसा कोई भी मूल अधिकार है ना, ऐसा कोई भी मूल अधिकार, इसका मतलब ये होता है ऐसा कोई भी अधिनियम, मान लीजिए ये अधिनियम पेश किया है, ठीक है ना, क्या क्या ये अधिनियम में पेश किया है, और यदि इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, क्या है इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, फिर वो क्या है इसके अंदर मूल अधिकार कुछ भी नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मूल अधिकार कुछ भी नहीं करता, वो नियम बनेगा तो बनेगा। ये 31 क के अंदर जोड़ा गया और 31 ख के अंदर इस बात में साबित किया गया कि जितने भी मूल अधिकार होते हैं उसके प्रति यदि कोई जनता के अच्छा, कोई सरकार जनता के सरकार जनता के कल्याणकारी यदि कोई योजना लागू करती है तो वो सही साबित होगी, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इस मतलब 31 ख के अंदर थोड़ा बहुत ये जोड़ दिया गया, कब 1951 के अंदर, ठीक है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और अभी भी बता रही हैं, इसलिए आप इन चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है ना। ये मतलब भूमि सुधार के बारे में बात करती हैं और सामाजिक न्याय है ना। तो 31 तो डाल देता हूँ 31 क ये बात बोला था तो भूमि सुधार है ना। 31 मैंने वो वो गलत बता दिया, 31 कब क्या बोलता है, इकतीस क्या बोलते हैं कि यदि कोई मतलब भूमि सुधार में काम करें, यदि वो समाज कल्याण में काम करता है ना, कोई भी अनुच्छेद चाहे अनुच्छेद 14 हो चाहे 19 हो चाहे 31 हो, मतलब कि 31 हो, ठीक है ना, यदि उसमें भूमि सुधार में बात की जा रही है, यदि वो जनता के कल्याणकारी बात की जा रही है, तो वो जितने भी मूल अधिकार है वो सारे के सारे क्या होंगे, एक मतलब कुछ समय ले मतलब कि वो रुक सकते हैं, वो किसी भी प्रकार बीच में रोड़ा नहीं डालेंगे। 31 का बात ये कहता है 1951 के अंदर ये जोड़ा गया था। और फिर क्या फिर 31 ख जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया गया 31 ख। अब 31 ख क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। 31 ख, ठीक है ना। 31 ख यह कहता है कि भाई कोई भी अधिनियम है ना वो बनाते हैं, यदि वो अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, किसके कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची डाल देते हैं, 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अधिनियम पास हो सकता है, इसके अंदर मूल अधिकार कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये हमने कोई अधिनियम बनाया और ये अधिनियम मूल अधिकार में कुछ रोड़ा डालता है ना, कुछ समस्या पैदा करता है, इस अधिनियम को क्या करेंगे सरकार 9वीं अनुसूची में डाल देगी और 9वीं अनुसूची में डाल के वो अधिनियम पास कर देगी। ये है 9वीं अनुसूची का डब्बा है, ठीक है ना। अब कोई भी अधिनियम सरकार बना रही है, 31 क्या कहता है, 31 ख ये बात कहता है, ध्यान इस चीज़ पे रखना, उसमें बीच में वो सही डाला इसलिए मतलब कि थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो फिर क्या है ये 31 ख क्या कहता है, 31 ख यह कहता है यदि कोई अधिनियम बना रहे हैं तो वो अधिनियम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डालने के बाद में यदि कोई अधिनियम हम पास करेंगे वापिस, तो वो अधिनियम क्या होगा, इस प्रकार काम लागू हो जाएगा और इसके अंदर मूल अधिकार किसी प्रकार का रोड़ा नहीं डालेंगे। ये 1951 के अंदर संकरी बनाम भारत संघ मामले के अंदर इस बात को साबित किया गया, ठीक है ना।
फिर आगे जब प्रक्रिया चलती है धीरे 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 धीरे, तो जब 1965 के अंदर बात आता है, कब आती है 1965 के अंदर, 1965 के अंदर आता है राजस्थान सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला। कौन सा आता है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। ठीक है। अब ये बात क्या कहता है? ये बात ये बोलता है कि भाई आप जो ये बात बोल रहे थे, क्या आप जो याद बात बोल रहे थे, कौन सी वाली, कि भाई जो उन्होंने नियम वगैरह बनाए थे, किसने, जो मतलब कि संकरी बनाम केरल राज्य, संकरी बनाम जो भारत संघ मामला, जो नियम वगैरह बने थे, है ना, 31 ख बने थे, वो बात सही है या गलत है? इसके बारे में इन्होंने जो जांच पड़ताल की, तब उनको लगा यार बात तो ठीक ही है, गलत बात तो नहीं है, है ना, क्या है, बात तो ठीक है, बात क्या है, गलत नहीं है। उनको जांच वगैरह करी तो उनको लगा यार बात सही है, क्योंकि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले ने उनके बारे में जांच की थी। क्या की थी कि मतलब कि सरकार, जो जनता थी, उनका जरा अधिक से अधिक विरोध हो रहा था, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था। 1665 के अंदर ये जांच की गई सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले के द्वारा। तब ये जांच करने के बाद में पता चला कि नहीं, ये बात तो सही है, जो जनता के कल्याणकारी हित में बात करते हैं तब तो ठीक है। लेकिन फिर भी विरोध रुका नहीं। कहने वाला विरोध रुका नहीं। तब क्या, 2 साल बाद में एक और मामला आया। कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ पंजाब राज्य मामला 1967 के अंदर। इसकी बात क्या थी? इसने क्या किया कि भाई 2 आई थी, है ना, मामला, और दोनों के अंदर सरकार का विरोध हुआ था ना। तो इसने जांच की और जांच करके ये साबित किया था 2, 3, 4 जो पीठ बैठी थी वो 3, 4 बैठी थी। कितनी बैठी थी? 3, 4 बैठी थी, है ना। गोलकनाथ पंजाब मान जाएगा, लेकिन 3, 2 इसके अंदर बैठी थी, 3, 2 सॉरी, इसके अंदर बैठी 3, 2 और इसके अंदर बैठी थी 5, 6 5, 6। मतलब कि पीठ का मतलब होता है 3, 2, 5 व्यक्ति बैठते हैं और इस बात को निर्णय करने के लिए, जिसका हम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला क्या था कहे थे, है ना। और फिर जो इसके विरोध में वापस जांच पड़ताल की थी, 5, 6 की जो खंडपीठ बैठी थी, 5, 6 होता है 11। इसका मतलब क्या था? 3 ने बात की थी इसके अंदर कि भाई हाँ ये सही बात है, और 2 ने इसका विरोध किया था। और यहाँ पर क्या, 5 ने इनका विरोध किया था और 6 ने इसका हाँ काफी नहीं, ये राइट है। और जो 6 ने हाँ कहा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है इसके अंदर उन्होंने कुछ परिवर्तन किया, है ना। इन्होंने किया क्या? इसके अंदर कुछ परिवर्तन करके इस बात को साबित किया कि जो मूल अधिकार हैं वो जनता के हित के अंदर है। मूल अधिकार जनता के हित के अंदर है। सरकार इस प्रकार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? सरकार इसके अंदर इस प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकती, इसके अंदर कुछ रोक लगा सकती, मतलब कि सरकार इसके अंदर इस प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकार है जनता के हित के बारे में है। ये क्या कहता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, है ना, पंजाब राज्य मामला। और जो इन्होंने जो निर्णय बनाए थे, जो इन्होंने जो नियम बनाए थे, है ना, वो एक भूत प्रति लागू ना हो के भविष्य प्रति लागू किया था इन्होंने। क्या? भूत लक्ष्य लागू ना होकर भविष्य लक्ष्य लागू हुआ। इसका मतलब क्या साहब? इसका मतलब ये इन्होंने जो नियम लागू किए, जो नियम बनाए थे, वो उन्होंने कहा भी जो भूतपूर्व है, जो पहले के ज़माने में जो कुछ हो गया था, जो सरकार ने फैसला दिया था, जो मतलब कि न्यायालय ने जो फैसला दिया था, वो क्या करते हैं, उसको में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो आगे भविष्य के अंदर इस प्रकार के
नहीं होने देंगे। क्या नहीं होंगे? इस प्रकार के जो नियम वगैरह जो अधिनियम है ना वो पास नहीं होने देंगे। किसने बोला था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने इस प्रकार की बात बोली थी। तब सरकार को लगा नहीं यार ये बात ठीक है, ये बोल रहे हैं तब ऐसी बात सही है ना, इस बात की थी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अनुच्छेद जो 13(2) है वो क्या कहते हैं? 13(2) यही कहता था ना कि विधि द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून वगैरह बनाए जाते हैं 368 के माध्यम से, वो इस प्रकार क्या इसके अंदर लागू नहीं होंगे, है ना। मतलब कि वो ये जो भी नियम वगैरह बनाएंगे वो 13(2) के माध्यम से लागू नहीं होंगे यदि इनके जो विरोध में है, यानी मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है ना, 35 तक है। यदि इनके विरोध में है तो वो मतलब कि ये लागू नहीं होगा। ये 13(2) इसमें अड़चन मतलब कि अपना दबदबा रखा देगा ना, बीच में अपना जो टांग मतलब कि अपना हाथ बीच में लगा देगा, वो इस प्रकार मैं नहीं होने दूंगा। ये कौन कहता? 13(2) ये बात बोलता है ना। लेकिन फिर वो शंकरी बनाम आया था, उसने क्या कहा? इसको खारिज कर दिया था और इन चीज़ को मान्यता दी थी। लेकिन इसने वापस उल्टवार क्या किया? पलटवार क्या किया? नहीं नहीं साहब ये बात गलत है। तो जनता के हित की बात आती है, जनता के कल्याणकारी बात आती है, फिर तो मूल अधिकार का मतलब ही क्या है? जब तो 13(2) होता है यदि ये रद्द कर दिया जाएगा फिर मूल अधिकार का मतलब क्या रहेगा? ये बात आपको पता होना चाहिए। यदि ये 2 रद्द होता है ना, यही तो जान है ना मूल अधिकार की। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर सरकार चाहे जैसा विरोध कर सकती है, परिवर्तन कर सकती हैं, फिर मतलब क्या रहेगा? तो इसलिए इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने मामले में ये बात साबित की थी कि भाई नहीं 13(2) इस माध्यम से चाहे 368 अनुच्छेद हो, वो इसके अंदर जो भी कानून वगैरह बनाएंगे वो इस प्रकार लागू नहीं होंगे यदि 13(2) के विरोध में है। और जो विधानमंडल है, यानी विधानमंडल जो कोई राज्य सरकार यदि कोई नियम बना रही है वो भी इस 13(2) के विरोध में है तो भी फिर लागू नहीं होंगे, चाहे भी राज्य कितना भी कल्याणकारी हो, ठीक है ना। जब ये बात धीरे धीरे ये बात चली थी 1967 के अंदर, है ना। तो जब आगे चलते भविष्य के अंदर जब सरकार बनती है इंदिरा गांधी की किसकी बनती है? इंदिरा गांधी जी की। कब बनती है? 1971 के अंदर। तब इंदिरा गांधी ने सोचा यार ये पीछे वाला मैटर क्या था? कैसा मैटर? ये था 13(2) इस प्रकार बोले थे और इसके अंदर गोलकनाथ पंजाब पंजाब रहते हैं इस प्रकार ये बात बोल दी थी, इस प्रकार आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? तब इंदिरा गांधी ने बोला था यार ऐसी बात है इसमें ये कुछ कर नहीं सकता, तो एक बात कम करते हैं। क्या? जो 13(2) कहता है ना इसके अंदर एक और अनुच्छेद जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? कैसा? 13(4) जोड़ देते हैं। मैम ये ऐसा क्यों जुड़वा रहे हो? मैं बोलती हूँ ना जैसा काम करो। मतलब क्या है कि 13(4) जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा भाई? 13(2) का मतलब तो ये है कि भाई कोई भी नियम 368 के माध्यम से संविधान जब संशोधन होता है तो इसके माध्यम से ये मान्य नहीं होगा, मूल अधिकारों के यदि विरोध में है। लेकिन इसने क्या कह दिया? इसने ये बात बोल दी कि जो संविधान में यदि संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है, चाहे मूल अधिकार के हित में नहीं है और वो जनता के कल्याणकारी में है, मान से बोल सकते हैं भी जनता के कल्याणकारी है, वैसे ही बोल सकते हैं, है ना। मैंने वो बताया था यदि मतलब कि 23 अनुच्छेद 23-24 के हित में काम करता है फिर वो मूल अधिकार की तो लक्ष्य की बात है ना, जनता के हित में बात है। यदि वो इस प्रकार अनुच्छेद 368 के माध्यम यदि संशोधन होता है तो वो क्या करेगा? 13(4) के माध्यम से इसमें 13(2) कभी भी रोड़ा नहीं डालेगा, यानी बीच में रोक नहीं, रद्द नहीं करेगा, रोक नहीं लगाया। मतलब नहीं समझे? 13(4) इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से यदि संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है तो वो 13(2) के माध्यम मतलब कि 13(2) के माध्यम से क्या नहीं होगा? रद्द नहीं किया जाएगा, वो लागू होगा। कि 13(2) यदि चाहता है इसको मैं रद्द कर दूँ फिर वो रद्द नहीं होगा, वो 13(4) के माध्यम से लागू हो जाएगा। ये बात कहता है 13(4) कहता है ना। वो 368 माध्यम क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो एक तो ये जोड़ दिया और एक और जोड़ दिया, 368 3 जोड़ दिया। और उसके अंदर भी ये सेम बात बोल दी, संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का अधिनियम हो वो लागू होगा। ये 3 साबित कर दिया, 3 जोड़ दिया इसके अंदर। एक तो ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। तब आप बताइए किस प्रकार लागू होगा, किस प्रकार नहीं होगा। आप अपनी राय रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बता सकते हैं हाँ बात सही बात, ये सही बात है, ये गलत है, इस प्रकार आप कोई भी नहीं है ना, मतलब कि आप रोक टोक नहीं है यहाँ पे, समझ। फिर क्या होता है? फिर एक बात होती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन एक बार और संशोधन करती है 1971 में 24 संविधान संशोधन, फिर 25वां संविधान संशोधन करती है। 2 संविधान लगातार संशोधन करती है इंदिरा गांधी।
एक तो 24वां संविधान संशोधन, एक 25वां संविधान संशोधन। और 24वां संविधान संशोधन क्या होता है, 1971 में जो पारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 13 के अंदर एक नया खंड था 13(4) जोड़ दिया गया, और उसके अंदर ये बात बोल दी कि 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अंदर होने वाली किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब कि किस प्रकार जो 368 के अंदर होने वाली किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, है ना। तो इसी बात से आगे माध्यम से ये बात होती है 368(3) के माध्यम से ये भी जोड़ दिया गया। मैंने जो बात बताई थी वही सेम है कि भाई 13(4) है ना, वो इस प्रकार काम करेगा। अभी जोड़ देता 13(4) और 368(3) जोड़ दिया गया था। लेकिन इसके विरोध के अंदर जब ये जोड़ा था, है ना, और 44वां संविधान संशोधन और 1976 उसके अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। आपने कभी पढ़ा हो ध्यान रखना, मैंने पिछली क्लास में बताया था। 44वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया। 19 में भी हटा दिया और 31 में हटा दिया, और उनको हटा के कानूनी अधिकार के अंदर एक 300 क के अंदर जोड़ दिया गया, है ना। मूल अधिकार हटा के कानूनी रूप बना दिया गया। और ये किस प्रकार बनाया था, ये बनाने किससे पहले, है ना, ये बात आई थी कि जो ये 74 की बात चल रही थी, है ना, 1971 में बात चल रही, इंदिरा गांधी ने इस प्रकार जो नियम बनाए थे। तो एक और केस आता, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये क्या बोलता है भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात बोलता है ना। तो ये केस आया था, ये भी भूमि से संबंधित था, और भी इसके अंदर काफ़ी बहुत परेशानियाँ थी जिसके अंदर इस केस को आना पड़ा। और ये सबसे बड़ा केस था आज तक का, जो जितना भी केस था उसमें से सबसे बड़ा केस यही थे, जिसके अंदर 13 जजेस की पीठ बैठी थी। कितनी, 13 जजेस की पीठ बैठी थी, जिसका निर्णय आया था 7-6 के माध्यम से आया था। बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसके अंदर हाँ, हालांकि केशवानंद भारती केस हार गए थे, है ना। उनका मतलब ये था, इन्होंने जो किस प्रकार केस लगाया था वो केस हार गए थे, लेकिन एक तो संविधान को हिला दिया था उन्होंने, है ना। जो आज का जो संविधान बना था वो पहले यदि वो नहीं आता ना तो संविधान में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता। संविधान आज जिस प्रकार है वो इस प्रकार संविधान नहीं होता और खतरा में पड़ जाता संविधान। इसलिए केशवानंद भारती केस एक अपना में बहुत बड़ा केस है, जिसका हमको अंदाजा नहीं लगाता कि वो आया था 24 अप्रैल 1974 के अंदर, 13 अप्रैल 1974 के अंदर ये केस आया था। और इस माध्यम से भले ही ये केस हार गए थे, लेकिन इन्होंने जो संशोधन किया था वो इस प्रकार किया था, इसका मतलब अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्या कहते हैं संशोधन, इन्होंने कहा था कि संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है। इनकी जो बात सुनी थी तब उस न्यायालय ने कहा था संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहा, मूल ढांचा। इसका मतलब ये नहीं आप संविधान के अंदर मतलब कि संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरे संविधान को बदल दे, एक नया संविधान बना दे। धीरे धीरे संविधान में संशोधन करेंगे तो सारी की सारी प्रक्रिया संविधान नया बन जाएगा ना। इस प्रकार आप संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकते। मूल जो संविधान का मूल ढांचा है उनको आप कभी भी, है ना, ठेस नहीं पहुंचा सकते, उनको आप खतरा उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि वो मतलब कि जनता के विरोध में है, जनता के हित में नहीं है, वो देश के खतरे में है, जो संविधान का मूल ढांचा है इसके यदि वो विरोध में है तो वो अपना आप ही कानून रद्द हो जाएगा। उसको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है ना, इसमें लाने की आवश्यकता नहीं, अपना आप ही वो रद्द हो जाएगा, वो पास ही नहीं होगा। और आप बोलेंगे साहब ये मिलेगा कहाँ पर, जो हमारे मूल अधिकार जो ढांचा है हमें कैसे पता चलेगा। ये मूल अधिकार ढांचा जो आज के जो उद्देश्य का मिलते हैं ना, जो अब बुक के पीछे एक आता था उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाज निष्पक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए था। तो उसके समस्त नागरिक शामिल होने की जो सारी की जो प्रक्रिया है ना, मतलब कि सामाजिक आर्थिक राजनीति एकता, है ना, मतलब कि जो सारी की सारी जो ये परिभाषा है ना, जो ये उद्देश्य का है उसके अंदर जो मूल ढांचा दिया है उस ढांचा में कुछ भी खरोच नहीं आना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अपना आप ये साबित करके चला गया। इसको शत शत नमन है कि इन्होंने अब जो केशवानंद भारती थे उन्होंने अपना आप को कितना बड़ा एक साबित किया। ये अकेले आदमी थे जिन्होंने इस प्रकार उस टाइम न्यायालय को हिला दिया था, है ना। इस प्रकार ये केशवानंद भारती था। इसके बाद में जो निर्णय आए थे वो इस प्रकार थे कि इस प्रकार संविधान के अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते और जनता के हित में नहीं, जनता के कल्याण करनी है। इसका मतलब ये होता है वो मतलब कि देश के खतरे को उत्पन्न करता है तो इस प्रकार वो कानून अपना आप लागू नहीं होगा। ये केशवानंद भारती केस कहते हैं और इसके फिर नियम यही निकले थे,
है ना, कि मतलब कि मूल अधिकार होता है उसमें आप मतलब संशोधन नहीं कर सकते, इस प्रकार जनता के हित में नहीं है ना। ऐसा कोई अब नियम बनाए जिनके जनता के विरोध में होता है, वो इस प्रकार लागू नहीं होगा अपना आप, है ना। इस पर इन्होंने परिवर्तन किया था। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के माध्यम से कर सकते हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा। जो सारी की सारी बात थी वो सारी की सारी इसमें बात की गई थी। टुकेशवंत भारती बनाम केरल राज्य था, ठीक है ना। और इसके बाद में हम शुरू करेंगे कल से जो मूल अधिकार जो है ना, मूल अधिकार है ना, एक जिसके बारे में डिटेल से हम जानकारी देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।